दोस्तों नमस्कार। आज एक खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आई है, जिसको आपके साथ शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। और वो खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने आज 14 विपक्षी पार्टियों की याचिका, जो उन्होंने सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के प्रति दाखिल की थी, उस याचिका को नामंजूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नेताओं को और पब्लिक को एक ही तरीके से समझते हैं और उसके लिए अलग से कोई कानून या दिशा निर्देश दाखिल नहीं कर सकते हैं। मैं आपके सामने लाइव लॉ का वो आर्टिकल जो इस न्यूज को अपलोड किया है, उसे मैं शेयर कर रहा हूँ। जस्ट इसको पढ़िए, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूँ और देखें क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये वो आर्टिकल है। इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखिए, लाइव लॉ का आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका खारिज की। कहा, सामान्य दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 14 राजनीतिक दलों की ओर से दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था केंद्रीय जांच एजेंसी जैसे कि ईडी और सीबीआई का केंद्र सरकार असमिति को दबाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की खंडपीठ ने यह कहकर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि यह बिना तथ्यात्मक संदर्भ के सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकते। डिवीजन बेंच ने कहा कि केवल एक व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। डिवीजन बेंच ने राजनीतिक नेता सामान्य नागरिक की तुलना में अधिक प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकते, ये कहा। डिवीजन बेंच की टिप्पणियों के बाद सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका वापस लेने की मांग की। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने आंकड़ों के जरिए यह स्थापित करने का प्रयास किया कि केंद्र नियंत्रित जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक संतोष कुचलने और प्रतिनिधि लोकतंत्र की मौलिक स्थापनाओं को समाप्त करने की दृष्टि से चयनात्मक और लक्षित तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा, समस्या का हल के लिए गिरफ्तारी और रिमांड के साथ साथ जमानत के लिए उचित दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। पुलिस या ईडी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड के लिए याचिकाकर्ता ने ट्रिपल टेस्ट किए जाने की मांग की, जिसके तहत ये निर्धारित करना होता है कि क्या व्यक्ति फ्लाइट रिस्क पर है, क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ी की उचित आशंका है या गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, डराया जा सकता है। अदालतें भी सामान्य रूप से गंभीर शारीरिक हिंसा के मामलों को छोड़कर किसी भी कॉग्निजेंट ऑफेंस में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए ट्रिपल टेस्ट का प्रयोग कर सकती हैं। ये तर्क दिया गया कि जहां ये शर्तें संतुष्ट नहीं होती, वहां जांच की मांगों के पूरा करने के लिए निश्चित घंटों पर पूछताछ या अधिक से अधिक हाउस अरेस्ट जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी तरह जमानत के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि सभी अदालतों को जमानत नियम के रूप में जेल अपवाद के रूप में के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, विशेष रूप से उन मामलों में जहां अहिंसक अपराधियों का आरोप लगाया गया है। अपराध का और जमानत से इंकार केवल वहीं किया जाना चाहिए जहां उपरोक्त ट्रिपल टेस्ट संतुष्ट हो। याचिका में प्रकाश डाला गया कि छापे पर कार्रवाई के दर यानी छापे के प्रमाण स्वरूप दर्ज की गई शिकायतें 2005 से 2014 में 19% से घटकर 2014 से में इतनी प्रतिशत हो गई हैं। इसके अलावा यह दावा किया गया कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब तक केवल 23 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है, जब यहां तक कि पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल 2013-14 में से 2000
2009 और 2020-21 में 981 और 2021 वैसे 1180 हो गए। अंत में याचिका में कहा गया कि 2004 से 14 के बीच सीबीआई द्वारा जांच किए गए 72 राजनीतिक नेताओं में से 60% से कम उस समय के विपक्ष थे। अब ये आंकड़ा बढ़कर 95% से अधिक हो गया है। ईडी की जांच में भी यही पैटर्न परिलक्षित होता है। जांच किए गए राजनेताओं की कुल संख्या में विपक्षी नेताओं का अनुपात 54% 2014 से पहले से बढ़कर 95% 2014 के बाद हो गया है। उक्त आंकड़ों को पेश करने के बाद सीनियर एडवोकेट ने तर्क दिया, स्पष्ट रूप से सीबीआई और ईडी क्षेत्र अधिकारियों का एक परोक्ष आवेदन है। ये एक लोकतांत्रिक प्रतियोगिता के असमान बनाता है। ये दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है, क्योंकि केवल विपक्ष की इन मामलों में लड़ रहा है। हम किसी लंबित मामले की प्रभावित नहीं करना चाहते हैं या किसी चल रही जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, केवल दिशा निर्देश की मांग करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून के परोक्ष आवेदन का हमारे लोकतंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि इन आंकड़ों के कारण जांच से छूट मिलनी चाहिए? उन्होंने कहा, नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। उन्होंने कहा, इस याचिका के साथ समस्या ये है कि आप दिशा निर्देशों में आंकड़ों को एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आंकड़े केवल राजनेताओं पर लागू होते हैं, लेकिन हम राजनेताओं के लिए विशेष रूप से दिशा निर्देश नहीं दे सकते। सिंघवी साहब कह रहे थे कि राजनेताओं को पब्लिक से अलग कर दो, तो चीफ जस्टिस ने बोला, हम राजनेताओं के लिए विशेष रूप से दिशा निर्देश नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, राजनीतिक नेता देश के नागरिकों के समान है, वे ऊंची पहचान का दावा नहीं कर सकते, उसके लिए अलग प्रक्रिया कैसे हो सकती है? जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट अमूर्त दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, एक या अधिक मामलों के साथ वापस आए जहां एक विशिष्ट उदाहरण या एजेंसियों का इस्तेमाल चुनिंदा नेताओं को लक्षित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने जो कानून जारी किया है उसके आधार पर हम मामले के तथ्यों के संबंध में सामान्य सिद्धांत विकसित कर सकते हैं। जैसे चूड़ ने कहा, ऐसे विशिष्ट तथ्यों के अभाव में सामान्य दिशा निर्देश पारित करना खतरनाक होगा। याचिकाकर्ताओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस मतलब चंद्रशेखर राव तेलंगाना वाले, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, आप, एनसीपी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेडीयू लालू यादव, सीपीएम सीपीआई समाजवादी पार्टी और जेएनके की नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल थी। याचिका के अनुसार इन पार्टियों को पिछले राज्य केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा चुनाव में 95.19% और 2019 के आम चुनाव में 42.5% प्राप्त है और 11 राज्य में ये सत्ता पर काबिज है। याचिका एडवोकेट सादान फरासत ने तैयार की है और दायर की है। अब इसके ऊपर कमेंट। लोग बाग समझ रहे थे कि जुडिशरी हमेशा विपक्ष का फेवर करती है, लेकिन आज चीफ जस्टिस ने बता दिया कि जुडिशरी कानून का फेवर करती है, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का फेवर नहीं करती है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब, जिनको लगता था कि हम सीजीआई के कोर्ट में इस मामले को लेके जाएंगे और मेंशन करेंगे तो सीजीआई हमारी बात को सुन लेंगे, क्योंकि वो विगत में हमारी बातों को सुनते थे। पवन खेरा का केस जमानत के लिए जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने मेंशन किया तो डीवाई चंद्रचूड़ ने उनको टाइम दे दिया और बाद में उनको जमानत भी दे दी। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वागत योग्य फैसला है, जिसे हम लोगों को अच्छी तरीके से लेना चाहिए। अब देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करता है। ये छोटा सा वीडियो था, ये छोटा सा समाचार था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समाचार था जिसको आपके सामने शेयर करना था, डिस्कस करना था। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ साझा करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय भारत माता की जय। जय हिंद,
अपना ख्याल रखिए।